भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम महान जन आंदोलन का अध्ययन आज हम करेंगे। आज अध्ययन होगा भारत छोड़ो आंदोलन का, और साथ में उन परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाएगा कि आखिर महात्मा जी इस निर्णायक आंदोलन तक कैसे पहुंच गए। साथियों, आप जानते हैं, जब 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटिश हुकूमत ने बिना भारतीय नेताओं के सलाह मशविरा किए भारत को भी इंग्लैंड की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। तो इसके विरुद्ध भारतीय नेताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के जो है मंत्रिमंडल थे 6 राज्यों में, उन सभी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे करके उन्होंने भारतीय नेताओं के बिना सलाह मशविरा किए भारत को भी द्वितीय युद्ध में शामिल होने का जो एक तरफा निर्णय ब्रिटिश हुकूमत ने लिया, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दी। इन सबके बावजूद, चूँकि महात्मा जी देख रहे थे कि इस युद्ध में इंग्लैंड की हालत पतली थी, इंग्लैंड कमज़ोर पड़ रहा था, तो महात्मा जी अपने जो है सत्याग्रह के ढंगों में उनकी ये नीति थी कि कभी भी वो विरोधी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन साथ ही वो राष्ट्रीय आंदोलन को जारी रखना चाहते थे। अतः उन्होंने एक मध्य मार्ग अपनाया। व्यापक जन आंदोलन के स्थान पर उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की नीति अपनाई थी साथियों। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत 17 अक्टूबर 1940 को महान गांधीवादी नेता विनोबा भावे ने वो जो है नुक्कड़ सभा करके युद्ध विरोधी भाषण दिया था। और युद्ध विरोधी भाषण देने के पश्चात अपनी आत्मगिरफ्तारी दी थी। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो है पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही वो आचार्य विनोबा भावे थे। इसके पश्चात तो इस सत्याग्रह में चूंकि ये नीति निर्धारित की गई थी कि वो जो है भारतीय नेता वो सीमित स्तर पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करेंगे और युद्ध विरोधी भाषण देंगे और अपनी आत्मगिरफ्तारी देंगे। तो इसी क्रम में जो दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और साथ ही तीसरे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे, तथा चौथे वो जो है व्यक्तिगत सत्याग्रही बीएस मुंजे थे। तो साथियों, ये जरूर ध्यान में रखें कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भावे पहले और दूसरे नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे और चौथे बीएस मुंजे। इन्होंने ये जो सत्याग्रही होते थे वो युद्ध विरोधी भाषण देकर के आत्मगिरफ्तारी देते थे। तो ये एक सत्याग्रह का ढंग था। लेकिन जब जो है विश्व रंगमंच में परिस्थितियां बदली और परिस्थितियां ऐसी हो गई कि अब जो है धुरी राष्ट्रों के साथ तो जापान भी शामिल हो गया, और जर्मनी, इटली, जापान ये सब इतने ताकतवर हो गए कि जो पूर्वी एशिया के ब्रिटिश उपनिवेश थे उनको धराशायी करता हुआ जापान वो आगे बढ़ने लगा। तो महात्मा गांधी ने अपनी नीति में सुधार करने की सोची और उनको लगा कि
अब जो है यदि अंग्रेज भारत को नहीं छोड़ते तो आज जो है लगभग 200 वर्षों की लंबी दास्ता से भारत एक से मुक्त नहीं होगा तो दूसरे जो है एक साम्राज्यवादी ताकत यानी जापान के अधीन हो जाएगा। तो उन्होंने अपने समाचार पत्र हरिजन के माध्यम से ये प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया कि ये अंग्रेजों की श्रेष्ठ नीति होगी कि वो भारत को भारत के लिए छोड़े, ना कि जापानियों के लिए। ये अंग्रेजों की श्रेष्ठ नीति होगी कि वो भारत को भारत के लिए, भारतीयों के लिए जो है छोड़े, भारतीयों को सौंपे, ना कि जापानियों को। इस तरीके से उन्होंने प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया और जुलाई 1942 के आते आते उन्होंने अब देखा कि यदि निर्णायक जन आंदोलन नहीं चलाया जाता तो स्थितियां बदल जाएंगी और भारत को जापानी दासत्व के अंतर्गत आना पड़ सकता है। अतः उन्होंने वर्धा में जो कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, उस बैठक में जुलाई 1942 में वर्धा प्रस्ताव के तहत भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रख दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के इस प्रस्ताव का जो है प्रारंभ में उदारवादी नेताओं ने विरोध किया और उदारवादी नेता जो प्रमुख इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे उनमें एनी बेसेंट, उन्होंने कहा था कि यह भारतीय व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन होगा। एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया था। एनी बेसेंट, तेज बहादुर सप्रू ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था ये पूर्णतया अविचारित और अव्यवस्थित है, ये जो है अविचारित आंदोलन है, उसका विरोध किया था। लेकिन जब जो है कांग्रेस कार्य समिति ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो महात्मा जी ने अड़ियल रुख दिखाते हुए कहा था कि मैं देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से कहीं बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। साथियों, ये बहुत पूछा जाता है महात्मा जी का कद और व्यक्तित्व वो कांग्रेस के कुल नेताओं से भी कई गुना ऊपर था और देखा जाए तो उस समय के जन आंदोलन में महात्मा जी का जो रोल था, भूमिका थी, वो संपूर्ण कांग्रेस से कहीं बढ़कर थी। तो ऐसे में जब महात्मा जी ने ये बात कही कि मैं देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से कहीं बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, तो जो है इससे प्रभावित होना स्वाभाविक ही था कांग्रेस का। और इस स्थिति को देखते हुए अब जो है 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में पुनः कांग्रेस की बैठक हुई और उस कांग्रेस की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा और 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 8 अगस्त 1942 को जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो गांधी ने इसके पश्चात लाखों की भीड़ को प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान में जो है संबोधित करते हुए ऐतिहासिक 70 मिनट का ऐतिहासिक भाषण दिया था। और इस ऐतिहासिक भाषण को देते हुए उन्होंने कहा था कि मातृभूमि की आज़ादी के संघर्ष हेतु मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जिसे श्वास प्रति श्वास चलने दे, और यह मंत्र है करो या मरो, डू और डाई। आज़ादी के इस अंतिम संघर्ष में मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जिसे सांस प्रति सांस चलने दे, और ये मंत्र है करो या मरो। उन्होंने सत्याग्रहियों को संबोधित करते हुए कहा था कि गांधीवादी सत्याग्रही इस मंत्र को एक पर्ची में लिख करके अपनी जेब में डाल लें
ताकि मातृभूमि भारत माता की आज़ादी में यदि उनके प्राणों की आहुति होती है तो उनके पार्थिव शरीर को उन लोगों के पार्थिव शरीर से पृथक करने में आसानी रहे जिन्हें जो है सत्य और अहिंसा सत्याग्रह पर में विश्वास नहीं है। तो ये जो है कहा जाता है कि जो 70 मिनट का गांधी जी का ये ऐतिहासिक भाषण था, उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। पी रमैया की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में लिखा है कि उस दिन जो है महात्मा जी लग रहा था किसी पैगंबर की शक्ति से ओतप्रोत होकर, यानी दैवीय शक्ति से ओतप्रोत होकर के वो भाषण दे रहे हो। और था भी ऐसा, उस भाषण को जो है दुनिया में प्रसारित किया गया, भारत का हर जो है जन जन तक वो भाषण पहुंचा और भारत की जनता इस अंतिम संघर्ष के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई। और इस आंदोलन में जब जो है क्या हुआ कि आंदोलन से भयभीत होकर के ब्रिटिश हुकूमत ने दमन की कार्यवाही की और जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और जो है इसमें जो है महात्मा जी को जो है आगा खां महल में गिरफ्तार करके रखा गया। आगा खां महल पूना में गिरफ्तार करके रखा गया। जबकि जो है कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई जो उनके सचिव थे, उन्हें जो है ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार करके रखा था अहमदनगर दुर्ग में गिरफ्तार करके रखा। और साथियों, यहाँ पर जो है अलग अलग जेलों में देश के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके ब्रिटिश हुकूमत ने रखा। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल उत्तराखंड में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में वो गिरफ्तार करके वो रखा गया। लेकिन यहाँ पर प्रमुख नेताओं के गिरफ्तारी के बावजूद नेतृत्व विहीन जनता तेजी से आंदोलन की ओर बढ़ी और यह आंदोलन बिल्कुल विप्लव की भांति विप्लव हो गया। यानी हर घर से आंदोलनकारी निकल रहा था। वो जो है ब्रिटिश हुकूमत की जेलें छोटी पड़ गई और जब जेलों में जगह नहीं रह गई तो जो है विद्यालय थे, सरकारी स्कूल थे या जो है तहसीलें थी, उनको जो है ब्रिटिश हुकूमत ने अस्थायी जेल के रूप में तब्दील कर दिया। लाखों लोगों ने गिरफ्तारी दी। ब्रिटिश हुकूमत की जेलें ख़त्म हो गई, स्कूल और तहसील को अस्थायी जेलें बना दिया गया। फिर भी जो है आज़ादी के दीवाने अब वो जो है भारत माता की सेवा के लिए वो जो जेल अब मंदिर बन चुके थे, वहाँ पर जाने के लिए आतुर थे, अधीर थे, वो वहाँ पहुँचना चाह रहे थे। तो साथियों, ये जो है नेतृत्व विहीन जनता पहली बार जो है वो जन आंदोलन की ओर आगे बढ़ रही थी। जनता जो है ब्रिटिश सत्ता के चिन्हों को भुखाड़ फेंका, टेलीग्राफ लाइनें ध्वस्त कर दी, रेल लाइनों को उखाड़ फेंका, विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं की होलियां जलाना प्रारंभ कर दिया। ये जो है ऐसा विप्लव देख करके जो है ब्रिटिश हुकूमत के पैर उखड़ने लगे और कई स्थानों पर साथियों, अनेक स्थानों पर समानांतर सरकारें भी अस्तित्व में आ गई। तो समानांतर सरकारों में यानी जहाँ पर कुछ समय तक ब्रिटिश सत्ता का नामो निशा भी नहीं रहा, उसमें सबसे पहली जो समानांतर सरकार थी साथियों, वो जो है बलिया की
समानांतर सरकार थी संयुक्त प्रांत के बलिया में। वहां पर चित्तू पांडे ने कलेक्टर की समस्त सत्ता को हथिया लिया और जो है ब्रिटिश कलेक्टर के कार्य को स्वयं देखने लगे और वहां पर जो है पहली समानांतर सरकार, ये प्रथम समानांतर सरकार बन गई। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। प्रथम समानांतर सरकार वो जो है संयुक्त प्रांत के बलिया में चित्तू पांडे द्वारा गठित की गई। इसके बाद साथियों महाराष्ट्र के सतारा में जो है वाई.बी. चौहान के नेतृत्व में, सतारा में वाई.बी. चौहान के नेतृत्व में समानांतर सरकार गठित हुई। और ये जो सतारा की समानांतर सरकार थी, ये जो है सबसे अधिक समय तक यानी दीर्घजीवी साबित हुई। सबसे लंबे समय तक इसने कार्य किया। ये भी पूछा जाता है प्रथम समानांतर सरकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित की गई थी, वो जो है बलिया में चित्तू पांडे द्वारा, लेकिन जो सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही, दीर्घजीवी रही, वो महाराष्ट्र के सतारा में वाई.बी. चौहान के नेतृत्व में स्थापित हुई। इसी क्रम में एक जो है तामलुक में जातीय सरकार, तामलुक बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक जातीय सरकार का गठन हुआ और इस जातीय सरकार ने जनता के हित में सर्वाधिक कार्य किए। तो साथियों ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन में कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित हो गई और ये प्रमुख 3 जो समानांतर सरकारें वो जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया, वाई.बी. चौहान के नेतृत्व में वो जो है सतारा महाराष्ट्र में, और तामलुक में जातीय सरकार। तो तामलुक की जो जातीय सरकार है उसके संदर्भों में एक तथ्य पूछा जाता है कि इन सभी समानांतर सरकारों में जो सर्वाधिक कल्याणकारी कार्य करने वाली सरकार थी वो तामलुक की, कल्याणकारी कार्यों के लिए ये जानी जाती रही। ये तथ्य आप अपने मन मस्तिष्क में सुरक्षित रखेंगे। साथियों यहाँ पर जो है नेतृत्व विहीन जनता को आंदोलन की सही दिशा दिखाने का कार्य वो कर रहे थे। वो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ये ऐसे नेता थे जो है भूमिगत रहते हुए नेतृत्व विहीन जनता को नेतृत्व देने का प्रयास कर रहे थे। अब ये नेता जो है यहाँ पर एक और बड़ी घटना की दिल्ली की एक महिला थी उषा मेहता। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था और ये कांग्रेस रेडियो का ट्रांसमीटर इतना शक्तिशाली था कि वो जो है संपूर्ण देश में इसके प्रसारण को सुना जा सकता था। यहाँ पर जो है भूमिगत रहते हुए नियमित प्रेस ब्रीफिंग का कार्य राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता करते थे और भविष्य की जो भावी रणनीति आंदोलन के दौरान है उन पर जनता का मार्गदर्शन करते थे। साथियों तो ये जो है यहाँ पर पुनः मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ और प्रसंग साझा करूंगा कि जब जो है कांग्रेस रेडियो पर जो है ये गतिविधियां चल रही थी तो ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर जनरल ने आदेश दिया इस कांग्रेस रेडियो के ट्रांसमीटर को जब्त करने का। लेकिन लंबे प्रयासों के बावजूद भी जब वो जो है कांग्रेस रेडियो के मुख्य ट्रांसमीटर को जब्त नहीं कर पाई तो आदेश पुनः दिया कि लोगों के घरों से जो है रेडियो सुन रहे हो उनके रेडियो उठवा लो, वो जमा करा लो, छीन लो और ये प्रसारण न होने पाए। यानी जो है जब मुख्य जो कारण है वो नहीं हल कर पाए
तो अंग्रेज ये कर रहे थे कि लोगों के घरों से रेडियो उठवा रहे थे। साथियों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो है हर जन जन जो है चाहता था कि अब भारत माता वो विदेशी दासत्व से मुक्त हो, और इससे बड़ा कोई अवसर अब उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए उद्योगपति हो, चाहे आम जन हो, आम मजदूर, किसान, कोई भी हो, सभी चाहते थे कि इस जन आंदोलन का हिस्सा बना जाए। तो यहाँ पर एक प्रसंग है कि एक उद्योगपति थी, महिला उद्योगपति सुमति मुरारजी। सुमति मुरारजी एक महिला उद्योगपति थी। वो जो है महाराष्ट्र में उन्होंने देखा कि नेताओं को जो है सुरक्षित यानी अपनी पहचान छुपाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ज़रूरत होती है कि वाहन उपलब्ध हो। तो उन्होंने सुमति मुरारजी ने प्रतिदिन नई कार वो जो है उपलब्ध कराई थी महाराष्ट्र के नेता अच्युत पटवर्धन को, यानी बिना नंबर वाली नई कार प्रतिदिन उपलब्ध कराने का ये कार्य सुमति मुरारजी ने किया था। साथियों, यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा करते हैं। बंगाल के तामलुक, जहाँ पर एक जातीय सरकार, समानांतर सरकार गठित हुई थी, वहाँ के संदर्भों में एक 73 वर्षीय किसान विधवा थी मतंगिनी हजारा, और 73 वर्ष की इस वृद्ध आयु में भी उनमें बड़ा जोश था। वो जो है जन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी, और जब वो राष्ट्रीय तिरंगा लिए आगे बढ़ रही थी तो ब्रिटिश पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने अपने राष्ट्रीय तिरंगे को झुकने नहीं दिया। ऐसा त्याग देख करके निश्चित रूप से जो है ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सलाम किया जाना चाहिए। साथियों, यहाँ पर एक और पक्ष लेता हूँ कि चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसा भड़की थी, और जो ये हिंसा भड़की उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेने का दबाव गांधी पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने डाला, और उन्होंने कहा कि महात्मा जी को जो है इस आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर स्वाभाविक था कि जो अहिंसा का पुजारी हो वो जो है ऐसी नैतिक जिम्मेदारी कैसे ले सकता है। तो ऐसे दबाव पर महात्मा जी 10 फरवरी 1943 को आगा खां महल में आमरण अनशन पर बैठ गए, और जब वो आमरण अनशन पर बैठे थे तो उसी दौरान जो है अहमदनगर दुर्ग में कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया, और कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा जी से सदा सदा के लिए बिछड़ गई। और इसी दौरान जो है महादेव देसाई जो गांधी के सचिव थे वो भी गांधी का साथ सदा सदा के लिए छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। लेकिन इस क्रूर और अमानवीय ब्रिटिश हुकूमत ने महात्मा जी को ना तो महादेव देसाई के अंत्येष्टि में और ना ही कस्तूरबा गांधी की अंत्येष्टि में शामिल होने दिया। साथियों, ये परम त्याग था महात्मा जी का राष्ट्र के लिए कि जो है उनकी जो पत्नी यानी संघर्ष के दिनों में जो हमेशा उनके साथ रही, लेकिन अंत्येष्टि के समय जो है गांधी को जब ब्रिटिश हुकूमत ने शामिल नहीं होने दिया तो दुनिया इस घटना से प्रभावित हो रही थी। आगे और चर्चा में बढ़ाता हूँ। जब जो है गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए, यानी जब आमरण अनशन उनका लंबे समय तक चलने लगा और 21वें दिन आमरण अनशन के चलते महात्मा जी की हालत खराब होने लगी, और उनकी हालत ये हो गई कि आप तब वाली हालत, यानी महात्मा जी का निधन कभी भी हो सकता है। यानी ऐसी स्थिति जब आई तो जो है जहां ब्रिटिश हुकूमत को महात्मा जी के आमरण अनशन को तुड़वाने का प्रयास करना चाहिए था, तो उल्टा चर्चिल जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, चर्चिल के निर्देश पर आगा खां महल में
महात्मा जी के अंत्येष्टि की तैयारी होने लगी। वहाँ पर जो है चंदन की टनों लकड़ियाँ, कुंटलों लकड़ियाँ वहाँ एकत्र कर दी गई और जो है घी के टीन एकत्र कर दिए गए। साथ में जो है एक सरकारी कार्यालयों में एक सर्कुलर जारी करा दिया गया चर्चिल के निर्देश पर कि महात्मा जी के निधन पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक होगा। ऐसी अमानवीय कार्यवाही को देखकर संपूर्ण विश्व हिल गया और इसकी प्रतिक्रिया तीव्र हुई। गांधी का जो सत्य और सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का ये ढंग देखिए कि जो अमेरिका ब्रिटेन का मित्र था वो भी अब उसके साथ नहीं खड़ा था इस मामले में। तत्कालीन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने चर्चिल को, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को एक कड़ा पत्र लिखा और लिखा कि मानवता के इतिहास में ऐसा अमानवीय कृत्य कभी देखने को नहीं मिलता। यदि जो है ब्रिटेन की भारत के प्रति और महात्मा जी के प्रति ऐसी ही नीति जारी रही तो अमेरिका अब जो है आर पार की स्थिति में आ जाएगा और वो जो है भारत के साथ खड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से जो चाइना हमारा सदैव शत्रु रहा, वहाँ के प्रधानमंत्री उस समय चियांग काई शेक थे, उन्होंने भी चर्चिल को एक कड़ा पत्र लिखा कि ये जो है अमानवीय कृत्य मानवता के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। यदि ऐसा जारी रखेगा ब्रिटेन तो जो है चाइना वो ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में खड़ा हो जाएगा। तो ये संसार के बड़े नेता जो है ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन फिर भी चर्चिल नहीं पिघला। उसका मानना था कि इन नेताओं को तो हम बाद में भी मना लेंगे, लेकिन ये जो महात्मा गांधी बुढ़ा खड़ूस जो हमारे साम्राज्य का सदैव दुश्मन बना रहा, अगर इसकी शांतिपूर्ण मौत हो जाएगी तो मैं निश्चित रूप से भारत में सैकड़ों वर्ष के लिए आगे मैं जो है भारत को गुलाम बनाने में सफल हो जाऊंगा। इसलिए इतनी प्रतिक्रिया के बावजूद भी वो मौन रहा। सरकार की कार्यकारिणी मतलब सरकार की इस बर्बर नीति के विरोध में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य थे, जैसे सर मोदी, सर यनन सरकार और अड़े, सर मोदी, सर यनन सरकार और अड़े ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी चर्चिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंततः जो है भारतीय नेताओं ने जब बहुत आग्रह किया तो गांधी जी ने आमरण अनशन को तोड़ दिया और जो है गांधी जी ने इधर आमरण अनशन तोड़ा और उधर जो है चर्चिल की हालत यानी वो अनशनई पर चला गया होगा। वो जो है वो कहता था कि ये बुढ़ा खड़ूस मुझे स्वप्न में आकर डराता है, मैं किसी बड़ी फौज से नहीं डरता जितना मैं इस जो है अर्धनग्न फकीर से डरता हूँ। मतलब आप सोचिए कि सत्य और अहिंसा की नीति पर कितना जबरदस्त ताकत थी, कितनी जबरदस्त ताकत थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का प्रधानमंत्री भी वो भय से कांप उठता था गांधी जी के जो है कार्यकलापों से। साथियों, अब जो है भारत छोड़ो आंदोलन में 6 मई 1944 को बीमारी के चलते गांधी जी को रिहा कर दिया गया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चलाया गया या भारत में चलाया गया अब तक का सबसे व्यापक जन आंदोलन था। अब जो है भारत का आज़ाद होना मात्र अब समय का प्रश्न रह गया था। अब जो है अंग्रेज उस पल, उस क्षण, उस समय की प्रतीक्षा करने लगे कि कैसे वो जो है भारतीयों को कब सम्मानजनक तरीके से सत्ता हस्तांतरित करते हुए अपने स्वदेश रवाना हो जाए। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात अंग्रेज धीरे धीरे वो जो है भारत को खाली करने की रणनीति तय करने लगे और अंततः अभी देश आज़ाद होगा। लेकिन साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन पर लोगों और विभिन्न दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी थी। हर समय हर काल में जो है ऐसे लोग रहे
जो है ऐसे महात्मा का भी विरोध करने के लिए खड़े होते थे। तो इनमें जो है साम्यवादी दल ने इस आंदोलन की आलोचना की थी और आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा था कि महात्मा जी के जो है भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य वस्तुतः पूंजीपतियों की सरकार का गठन करना है, अतः वो साम्यवाद के पक्ष में है, इसलिए वो जो है भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं। इसके बाद जो है मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना भी इस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आंदोलन का लक्ष्य स्वतंत्रता नहीं अपितु हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। साथ ही कांग्रेस के कुछ उदारवादी नेता, जैसे अभी चर्चा हुई थी, तेज बहादुर सप्रू ने इसे अविचारित तथा असामयिक कहा था और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे उत्तरदायित्व विहीन और पागलपूर्ण आंदोलन कह डाला था। उत्तरदायित्व से विहीन और पागलपूर्ण आंदोलन कह डाला था। इसी तरीके से हिंदू महासभा और अकाली दल ने भी इस आंदोलन की आलोचना की थी, लेकिन सरदार पटेल ने आंदोलन के बारे में कहा था कि भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ। भारत में ब्रिटिश राज्य के विरोध में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर मुझे गर्व है। एक इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी कहा कि अगस्त क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का व्यापक जन आंदोलन था। उन्होंने जो है इसकी तुलना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और 1917 की रूसी क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति से वो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसकी तुलना की है। यानी अगस्त क्रांति वस्तुतः वैसी ही है जैसे फ्रांसीसी क्रांति और या जो है रूसी क्रांति और जो है फ्रांसीसी क्रांति से तुलना डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा की गई थी। लेकिन अगस्त क्रांति अपने आप में दुनिया के लिए अनोखी थी। जहां रूसी क्रांति जो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, लेनिन के नेतृत्व में, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, तो वहां पर हिंसा हुई थी और यहाँ तक कि रूस के शासक जार और वहाँ की महारानी मेरी को क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया था। इसी प्रकार जो है फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 की हुई थी वो भी हिंसा पर आधारित थी, लेकिन सत्य और अहिंसा पर आधारित भारत में जो अगस्त क्रांति थी वो निश्चित रूप से दुनिया के लिए अनोखी थी और ये एक संदेश था कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से भी अपने लक्ष्यों तक पहुंचा जा सकता है। और जो है गांधी ने जो बात कही थी शुरुआत में आंदोलन के कि मैं अपने दासत्व को अनंत काल के लिए नहीं छोड़ सकता, अब हमें दासत्व से मुक्त होना ही है। तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप साथियों अब जो है अंग्रेज उस पल, क्षण और समय की प्रतीक्षा करने लगे जब वो सम्मानजनक तरीके से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करते हुए अपने स्वदेश रवाना हो जाएं। वो इसकी तैयारी करने लगे। अब जो है उन्होंने कृष्ण मिशन, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन जैसे ये कार्यक्रम चालू कर दिए। यानी अब जो है उल्टी गिनती प्रारंभ हुई। साथ में वहाँ पर जो है इंग्लैंड में आम चुनाव हुए और चर्चिल, जो विंस्टन चर्चिल था, वो गांधी के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया साथियों, तो कंजर्वेटिव पार्टी और चर्चिल इतना अलोकप्रिय हो गया ब्रिटेन में ही कि उसे अपनी सीट बचाना कठिन पड़ गया और कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई। और जो भारत की आज़ादी का समर्थन करने वाले क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के नेता थे, उनको बहुमत हासिल हुआ और जब उनकी सरकार बनी तो 20 फरवरी 1947 को उन्होंने कह दिया कि अब जो है हम भारत को शीघ्र ही
खाली कर देंगे। देश की आज़ादी की घोषणा हो गई साथियों। इसके पश्चात मैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था और कांग्रेस के दफ्तरों को सीज कर दिया था ब्रिटिश हुकूमत ने। ये कार्यवाही भी की थी साथियों। आगे के अंक में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है सुभाष चंद्र बोस का भारतीय आज़ादी में क्या योगदान था, आईएनए का गठन आदि अगले अंक में रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।